हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि हमें पता कि आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो उसी के अगले क्रम में हम आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जिसमें एनवायरनमेंट के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा होंगे और उत्तर प्रदेश संबंधित भी क्वेश्चन एक दो रखे गए। ठीक है, तो आज हम इसी को आगे शुरू करते हैं। परिस्थिति तंत्र का प्रेरक बल होता है। किसी चीज का भी प्रेरक बल का मतलब होता है कि उससे पूरे क्षेत्र को या उस सर्कल को या उससे जो भी चीज है उसको आखिर में मेन उसको सहा या उसका वो कौन करता है। तो प्रेरक बल का मतलब उसको मेन ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, या कह सकते हैं कि उसकी पावर क्या है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो आपका जो बैक डोर है वो मजबूत होना चाहिए। तो ऐसे ही उसने क्वेश्चन पूछा है, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट कोई उसका प्रेरक बल नहीं हो सकता। कार्बोहाइड्रेट उसका एक प्रकार है जो जीव मनुष्यों के अंदर जीवों के अंदर पाया जाता है। कार्बन भी नहीं हो सकता है। कार्बन जरूरी हो सकता है लेकिन बल नहीं हो सकता। बायोमास भी नहीं हो सकता। क्या होगा? सौर ऊर्जा, क्योंकि किसी भी परिस्थितिक तंत्र में क्या होंगे? जीव होंगे और जीव जंतु और वन होंगे। ठीक है, परिस्थितिक तंत्र में यही चीजें होंगी और इन सबको क्या जरूरत है? सौर ऊर्जा। क्यों? क्योंकि वन पहले सौर ऊर्जा की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएंगे और उसी भोजन के तहत हम लोग भी उनका भोजन यूज करके जिंदा रह सकते हैं। तो किसी परिस्थितिक तंत्र का जो प्रेरक बल होता है वो क्या है? सौर ऊर्जा। ठीक है, दूसरा है क्वेश्चन आपका, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमण सही? अब घटती तो मतलब सबसे ज्यादा हमें चाहिए, तो सबसे ज्यादा हमें आपको परिस्थितिक तंत्र में उत्पादकता कहाँ मिल सकती है? तो अगर उत्पादकता में देख जाएंगे तो सबसे ज्यादा उत्पादकता हमेशा अगर आपके में कहीं पे माइक्रो वन दिए हैं, कौन से वन? माइक्रो वन दिए हैं, तो उनकी होती है। ठीक है, क्यों इनकी होती है? क्योंकि ये क्या है कि दलदली भूमि होती है। कैसी भूमि होती है? दलदली भूमि होती है और इसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड में बहुत ज्यादा वो होता है। तो माइक्रो वन आपका सबसे पहले हो जाएगा। तो माइक्रो वन आपका दो जगह पे दिया, मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। माइक्रो वन के बाद अगर कहें तो उसके बाद जो है तो आपका घास स्थल आता है। क्या आता है? घास स्थल, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कीट से ज्यादा होंगे और बड़े भी होंगे। तो माइक्रो वन के बाद घास स्थल, तो मतलब ये वाला भी नहीं होगा। तो आपका आंसर ये वाला होगा कि सबसे ज्यादा माइक्रो वन की होती, उससे कम घास स्थल की होती, उससे कम झील की होती और सबसे कम महासागर की होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कारण क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए फोटो में सही उत्तर चुनिए। तो अब इसमें आपको सही उत्तर चुनना है कि कौन सा हो जाएगा। तो आपको इसके समय याद होना चाहिए। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। ठीक है, इंदिरा गांधी शासनकाल में आया था। इसके बाद जैव विविधता अधिनियम, तो ये आपका 2002 में आया। कब आया था? 2002 में। प्रोजेक्ट टाइगर आपका आया था 1973 में और प्रोजेक्ट हाथी आपका आया था 1992 में। अब इसको आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? वन जीव संरक्षण अधिनियम, मतलब एक यहाँ पे आपका है और यहाँ पे है, तो मतलब आपका सी नहीं हो सकता है और डी नहीं हो सकता। और उसके बाद आपका कौन सा आएगा? तो 3, एक के बाद 3 यहाँ पे दिया है, तो ये आपका सही आंसर होगा, मतलब ए भी नहीं होगा। तो इनके आपको सन याद रखने हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992 और जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, तो आपको इनको सन भी याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं आगे। जब सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है तब मुद्रा की पूर्ति कम होती है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, मुद्रा की पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मुद्रा की पूर्ति पहले घटती है फिर बढ़ती है। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है कि अगर सरकार ने आरबीआई के पास से ऋण लिया है तो सरकार के पास पैसा ज्यादा होगा। तो जब सरकार के पास पैसा ज्यादा होगा तो वो बहुत सारी योजनाओं को लागू करेगी। तो जब बहुत सारी योजनाओं को लागू करोगी तो योजनाओं को लागू करने के लिए उसे क्या व्यय करना पड़ेगा? धन। तो जब उसे धन व्यय करना पड़ेगा तो वही धन कहाँ पे जाएगा? पब्लिक के बीच में जाएगा।
तो इस जब पब्लिक के बीच में जाएगा तो ज़्यादा धन जाएगा बार बार, तो उससे क्या होगा कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। क्या होगा? मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। तो जब भी रिजर्व बैंक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेगी या कहीं और से भी ऋण लेगी, तो उस ऋण का वो क्या करेगी? उस ऋण को वो आपके विकास कार्यों में लगाएगी। किसमें लगाएगी? विकास कार्यों में। तो जब विकास कार्य होगा तो लोगों के पास क्या होगा? रोजगार होगा, काम होगा। और जब लोगों के पास काम होगा तो क्या होगा कि उसका जो लोगों के पास मुद्रा है उसकी पूर्ति उनके पास क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसके तहत केंद्रीय सरकार किन तरीकों द्वारा घाटे का वित्तीयन करती है? जनता व विदेशी सरकारों से ऋण लेना। तो ये बात सही है कि जब भी केंद्रीय सरकार घाटा होता है तो वो जनता से बॉन्ड कराती है कि हमें 500 करोड़ दे दो, इतना इतना बॉन्डिंग है। ठीक है। विदेशी सरकारों से भी ऋण लेती है। भारतीय रिजर्व बैंक से नगद शेष की निकासी करती है, ये बात भी सही है। और रिजर्व बैंक से ऋण भी लेती, तीनों बातें सही है। लेकिन क्या होता है कि भारत सरकार कभी भी ऋण लेने के लिए रिजर्व बैंक की निकासी का कार्य बहुत कम उसमें करती है, लेकिन जब बहुत उसके कोई भी ऑप्शन नहीं तब करती है। ठीक है। रिजर्व बैंक से ऋण ले लेगी, जनता और सरकारों से ऋण ले लेगी, क्योंकि ये ऋण लेने से जो पैसे की पूर्ति है बहुत तेजी से बढ़ती है। कार्य वो ये भी करती, तीनों सही है। तो इसका आंसर तो सही है, आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। आंसर का सी डी हो जाएगा। लेकिन इसको वो बहुत कम समय के लिए करना चाहती है, क्योंकि और चीजें वो ज्यादा करती है। इससे क्या है कि शेष भी कम नहीं होता है और सरकार के पास पैसा भी होता है, उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है। फिर इसके बाद है उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो चंदौली के दक्षिण क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, प्रयागराज में पाई जाती है, सोनभद्र में पाई जाती है, कानपुर में नहीं पाई जाती। क्योंकि कानपुर जो है ये आपका गंगा नदी के किनारे का शहर है। कहाँ का शहर है? गंगा नदी के किनारे। और यहाँ पे आपको दोमट मिट्टी मिलेगी। कौन सी मिट्टी मिलेगी? दोमट मिट्टी मिलेगी, जलोढ़ मृदा मिलेगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे लाल मृदा आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। फिर इसके बाद अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। तो ये बात आपकी सही है। ठीक है। 2024 और 25 के लिए 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 5 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई। यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पे 4 करोड़ था। कितना था? 4 करोड़ था, तो मतलब ये वाला आपका गलत है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम के तहत 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया है। ये बात भी आपकी सही है। तो कौन कौन सी बात इसमें सही है? 1 और 3। ठीक है। 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 आपको जिसमें भी आंसर मिले बी नंबर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं नॉर्मन बोरलॉग के संदर्भ में। ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग के संबंध में ये बात है, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बात एकदम सही है। लेकिन भारत में अगर बात करेंगे कौन है, तो भारत में एम स्वामीनाथन। कौन है? एम स्वामीनाथन। ठीक है। लेकिन विश्व में बात करते हैं तो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। उन्हें 1917 नोबेल शांति पुरस्कार मिला, ये बात भी सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों बातें सही लिखी हैं, इनको आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के संदर्भ में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका मेन कार्य क्या है कि लोगों को खाना उपलब्ध करवाना। ठीक है। इसे आजकल आपको देखा होगा कि आपको फ्री राशन का बहुत प्रचार हो रहा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। ठीक है। अब चाहे वो फ्री राशन दें किसी या कुछ पैसे लेकर राशन दें, लेकिन ये बात क्या है कि मेनली इसका जो मतलब होता है वो क्या है कि लोगों को खाना उपलब्ध कराना। इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है।
इसे समाज के सभी वर्गों को भोजन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। अभी दोनों ही बातें सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, मतलब इसका डी नंबर सही जाएगा। ठीक है, इसके है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग का प्राय निश्चित फसल पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलों का उपयोग करना, ये बात एकदम सही। क्या है रिले क्रॉपिंग? रिले क्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि या तो एक साथ 2 फसलें कर दी जाए, या एक फसल थोड़ा आगे कर दिया, एक फसल थोड़ा पीछे कर दिया, और दोनों फसलें उसमें प्रॉपर तरीके से हो जाएं। तो जो लोग गन्ने के क्षेत्र से आते हैं उनको पता होगा कि क्या होता है, पहले से गन्ना बो दिया जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर जोत के फिर क्या कर दिया जाता है, उसको जोत के गेहूं बो दिया जाता है। क्या बो दिया जाता है? गेहूं। क्योंकि गन्ने को नॉर्मल टाइम जो उसका उगने का है और वो करने का है, बाहर आने का है, वो लगभग 3 महीने का होता है, ठीक है, और तब तक क्या है कि आपका जो गेहूं होता है वो कटाई पे आ जाता है, गेहूं कट जाता है। एक ये तरीका है। एक तरीका क्या है कि बरसात में आपने देखा होगा कि जहां पे बरसात में मक्का होती है, क्या होती है? मक्का। तो मक्का के साथ में उड़द भी होता है। क्या होता है? मक्का प्लस उड़द। तो उड़द जल्दी तैयार हो जाता है, तो उड़द को अंदर बो दिया जाता है, मक्का ऊपर से होती है, मक्का बड़ी होती रहती है, उड़द को नीचे हो जाता है, नीचे फिर उड़द को क्या करते हैं, उखाड़ लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपकी सही कि रिले क्रॉपिंग का प्राय एक निश्चित फसल पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने से है। अंतर फसली व्यवस्था के तहत भूमि के एक हिस्से में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है, परंतु इस पद्धति में पहली फसल की कटाई से ठीक पहले दूसरी फसल की बुआई भूमि पर की जाती है। तो ये बात भी सही है कि एक फसल को कटने से पहले, अगर मान लो गेहूं है और गेहूं के बाद आपने कटने के बाद पहले धान कटता है और धान के कटने के बाद हमने गेहूं किया, तो ये अंतर फसली नहीं हुआ। अब अंतर फसली कब होगा कि मक्का आपकी कटने से पहले ही उसमें उड़द बो दिया जाए। ठीक है, गन्ना आपका कटने से पहले उसमें क्या होता है, गेहूं बो, या गेहूं कटने से पहले उसमें क्या है, गन्ना बो दिया जाए। आजकल तो आलू में भी गन्ना बो दिया जाता है। आलू को खोदने से पहले ही क्या होता है कि आलू को जैसे बनाया जाता है उसके बीच में से गन्ना बो दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही बातें सही हैं, 1 और 2। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट था जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत जल्द हम आपके लिए एनटीपीसी और उसका प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे, हो सकता है कल से ही लेकर आए। धन्यवाद।